तो स्टूडेंट्स, we will continue with the topic of solutions. तो solutions में देखो आपने ना अभी तक कितना किया हुआ है। solutions में अभी आप चैप्टर पार्ट के सेकंड पार्ट में आ चुके हो। आपने कंसंट्रेशन टॉपिक कर दिया था स्टार्टिंग में, मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन कर दिया था, फिर आपने वेपर प्रेशर किया और उसके बाद आपने डिटेल में किया राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बाद आपने आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल में आपने पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन ये भी डिस्कस करी थी। फिर इसके बाद एक टॉपिक आया था आपके पास एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर तक आप लोगों ने कर लिया है। तो यहां पे चैप्टर का ना एक पार्ट खत्म हो जाता है। तो फिर चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो पार्ट आएगा आपके पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम यहां स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये टॉपिक को मेरे को स्टार्ट करना है। तो एजियोट्रॉपिक जहां पे खत्म होगा, यहां पे एक पार्ट आपका यहां पे पूरा कंबाइन खत्म है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको मान के चलो चैप्टर का पार्ट 1। वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ, दिस इज पार्ट 2। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज पार्ट 3। और फोर्थ आएगा जिसमें हम करेंगे एब्नॉर्मल मोलर मासेस। तो चैप्टर के बेसिकली 4 और 5 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट जो मैं बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या चीज है, ये टॉपिक हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं अपने पास, और इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी करने की हमारे पास व्हाट आर द एप्लीकेशंस टू स्टडी दीस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर मैं डिफाइन करूं तो व्हाट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? कॉलिगेट ना एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू लिंक टुगेदर। कॉलिगेट मींस टू लिंक टुगेदर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया? डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, the properties of solution which depends upon number of particles of solute, which depends upon number of particles of solute irrespective of nature of solute. The properties which depends upon number of particles of solute irrespective of nature of solute are called colligative properties. तो जो प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे पार्टिकल्स के, कौन सा पार्टिकल है उस पे डिपेंड ना करे। देखो ना, अगर हम बात करें इलेक्शंस की बात करें कंट्री में अगर हो, तो इलेक्शंस का मतलब डेमोक्रेसी होगी ना। तो जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या कहते हैं कि कौन इलेक्शन जीतेगा जिसमें इतनी नंबर ऑफ सीट्स आ जाए। तो अगर मेरे को ये नंबर ऑफ सीट्स आ जाए तो इसका मतलब वो इलेक्शन जीत जाएगा। इस नंबर ऑफ सीट्स में कौन कौन से कैंडिडेट जीते हैं ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। हमें एक नंबर फिक्स दे दिया, सपोज 546। तो अगर मेरे को ये नंबर अटेन हो गया तो ये इलेक्शन जीत जाएगा। अब उसमें से कौन कौन से कैंडिडेट्स आए हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये सिर्फ प्रॉपर्टीज जो है ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगी। उस नंबर में ए आया कि बी आया, सी, डी, ई, एफ, कौन सा कैंडिडेट आया ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो क्योंकि डेमोक्रेसी भी सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, अगर ये नंबर अटेन हो गया तो ये इलेक्शन जीत जाएगा। कौन कौन उस नंबर को में पहुंचा, दैट मींस कौन कौन से इस नंबर को अटेन करने में हेल्प कर रहे हैं ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही। इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक नाम और क्या बनता है? डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। तो डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ही वर्ड है। तो why they are called democratic properties? तो इसका मतलब these are called
democratic properties. These are called democratic properties since they depend only on number of particles. They depend only on number of particles and not on nature of particle. ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड कर ही नहीं रहे, इसलिए हम बोलते हैं इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे, नेचर पे डिपेंड ना करे, उनको क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव और डेमोक्रेटिव। तो डेमोक्रेटिव क्यों बोला गया? क्योंकि ये प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पे डिपेंड करेगी। उस नंबर को अटेन करने में कौन सा पार्टिकल आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब हमारे पास कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, किसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाएगा? Which properties will be called colligative properties? So those properties which depend only on number. तो जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर पे डिपेंड करें, उसमें इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉपर्टीज हमारे पास होंगी। तो एक आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो आपने राउल्स लॉ स्टडी किया था ना, नॉन वोलेटाइल वाला। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स में जो आपने स्टडी किया, पहली बात तो ये दिमाग में रखना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दे आर एप्लीकेबल ओनली फॉर दो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। तो इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाली होंगे सिर्फ, इसमें सिर्फ वही प्रॉपर्टीज आएंगी जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। तो इसका मतलब फिर लोअरिंग होगी। लोअरिंग का मतलब क्या होगा? रिलेटिव लोअरिंग आएगी। दूसरा आ जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज ना कॉलिगेटिव हैं, क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं। तो इन चारों प्रॉपर्टीज का किसी ना किसी तरह से जो लिंक बनता है ना, वो वेपर प्रेशर से बनता है। हम बोलते हैं ना टू लिंक टुगेदर, इसका मतलब इन प्रॉपर्टीज का आपस में कुछ लिंक होगा, और वो लिंकिंग जो है वो वेपर प्रेशर के थ्रू है। और वेपर प्रेशर आपको पता है कि पार्टिकल्स के डिपेंडेंट है। तो पार्टिकल्स अगर मैं बढ़ा दूंगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर इंक्रीज करके, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के वेपर प्रेशर अगर इनवर्स है, तो इसका मतलब सारी जो प्रॉपर्टीज है, ऑल दीज प्रॉपर्टीज दे हैव इन सम वे और अदर दे हैव लिंक टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज का लिंक हम वेपर प्रेशर के साथ जोड़ सकते हैं। तो बता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर है? जो प्रॉपर्टी सिर्फ नंबर के साथ रिलेट करें। तो अगर नंबर आप फिक्स कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने फिक्स कर दिए, तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो भी फिक्स हो जाएगा। और वेपर प्रेशर के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज का लिंक है। तो इसका मतलब कोई भी सॉल्यूट ले लेना चाहे आप, अगर आप ले लो यूरिया, अगर आप ले लो ग्लूकोज, अगर आप ले लो सुक्रोज, तो आपने 3 डिफरेंट सॉल्यूट लिए। तो अगर 3 डिफरेंट सॉल्यूट के आपने नंबर ऑफ मोल्स सेम कर दिए, मतलब तीनों में मोलैरिटी सेम कर दी, तो अगर मैंने तीनों की मोलैरिटी सेम कर दी, तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही सेम हो गए। इसका मतलब मैंने तीनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर दिए? सेम कर दिए। क्योंकि अब तीनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है, तो इसका मतलब इनमें ये प्रॉपर्टीज का आंसर, इन सब की रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। इन सब में बॉइलिंग पॉइंट का जो इंक्रीज होगा वो सेम आएगा, इनमें जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होगा वो सेम आएगा, इनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आएगा। तो इसका मतलब मैंने सॉल्यूट 3 तरह के लिए,
बट क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल्स का नंबर सेम है, इन तीनों में रिलेटिव क्लोरीन का आंसर सेम आएगा। जो रिलेटिव क्लोरीन का आंसर पहले में आया वही दूसरे में, वही तीसरे में। जो बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आंसर पहले में आया वही दूसरे में, वही तीसरे में। तो इसका मतलब कोई एक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी, सॉल्यूट चेंज करते जाओ, प्रोवाइडेड आपके पास पार्टिकल्स का नंबर क्या हो, सेम हो। गॉट इट और नॉट? तो व्हाट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आपने स्टडी किया। व्हाट आर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज? दे आर कॉल्ड डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज। इसको डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज क्यों बोलते हो? कितने तरह की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा कि अगर मैंने पार्टिकल्स का नंबर सेम कर दिया तो सॉल्यूट चाहे चेंज भी करना, इसकी वैल्यू जो पहले केस में आएगी सब में वही वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू जो पहले केस में आएगी वो सब में आएगी। गॉट इट? तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लो, ताकि मैं फर्स्ट पे स्टार्ट करता हूं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट विल बी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो रिलेटिव लोअरिंग है, और क्योंकि आपने राउल्स लॉ पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक पिछले वाले टॉपिक के साथ हम इसको लिंक कर सकते हैं। देखो ना, आपने कौन सा टॉपिक स्टडी करना है? आपने तो स्टडी करना है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का राउल्स लॉ क्या था? तो रिलेटिव लोअरिंग आपने स्टडी किया है ना। क्या स्टडी किया था कि आपने कहा था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का containing non-volatile solute, vapor pressure solution containing non-volatile solute is less than vapor pressure of pure solvent। ये पढ़ा था ना आपने कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो इसको हम क्या लिखते थे? PS। तो PS जो था वो PA नॉट से कम था। दोनों में जो डिफरेंस आया था दैट वाज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसकी जो डेरिवेशन आपने करी थी, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो आपने स्टडी किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ देखो डेरिवेशन करी थी ना आपने। क्या डेरिवेशन थी? PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू XP। तो ये चीज आप डिराइव कर चुके हो, ये वही चीज दोबारा से आ गई है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां पे PA नॉट माइनस PS को क्या लिखते थे? डेल्टा P लिख लो इसको। डेल्टा P का मतलब क्या हो गया? PA नॉट माइनस PS का मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हुआ सॉल्यूशन का, मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कितना वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हुआ अगर मैंने उसके अंदर सॉल्यूट ऐड किया। तो दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब मैं इसको डिवाइड करता हूं PA नॉट से, इसका मतलब जब डेल्टा P को मैं PA नॉट से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है जब आप इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। जो दोनों में डिफरेंस आ रहा है उसे लोअरिंग बोलते हैं, और अगर आप उसको PA नॉट से कंपेयर करो तो उसे बोलती है रिलेटिव लोअरिंग। तो इसका मतलब राउल्स लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था? देयरफॉर एट ए गिवन टेंपरेचर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute, relative lowering in vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solute। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली
लॉ की डेफिनेशन थी ना जो पहले भी करी थी। तो बेसिकली यहां तक तो टॉपिक पुराना ही हो गया ना। मैंने राउल्स लॉ को यहां पे एक्सप्लेन करते हुए इसकी जो फॉर्मूला था वो लिख दिया और उस फॉर्मूले की मैंने डेफिनेशन लिख दी। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ये किस पे डिपेंड करेगी? इसका मतलब ये बनता है कि PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू XB था ना। XB का मतलब क्या हो गया? NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। यही चीज बन गई। तो इसका मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। दैट इज P नॉट अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब सिंस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, therefore it is a colligative property। ये चीज तो पढ़ी हुई है हमने। तो ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करो। तो प्रूव कैसे किया कि ये वैल्यू सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जैसे ही आपने मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज किए वेपर प्रेशर कम हो गया। तो इसका मतलब ये सारी चीज किस पे डिपेंड करती है? पार्टिकल्स के नंबर पे। तो अगर आपने पार्टिकल्स का नंबर फिक्स कर दिया हर एक केस में तो सबकी रिलेटिव लोअरिंग सेम आने वाली है। तो क्योंकि सबकी वैल्यू सेम आने वाली है और ये सिर्फ पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि ये वैल्यू सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? व्हाई वी स्टडी? हमें ये टॉपिक पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई वी स्टडी द कांसेप्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप इसलिए स्टडी करते हो क्योंकि ना कई बार आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, सपोज कोई अननोन सॉल्यूट दिया मैंने आपको, तो मैंने कहा यार कि आपके पास अननोन सॉल्यूट आया A, मेरे को इस अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है ये बता देना। कोई अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तब मेरे पास एक ये प्रॉपर्टी आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, इसकी कैलकुलेशन से हम अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। इसका मतलब व्हाई वी स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? टू डिटरमिन molecular weight of unknown solute. Why we study colligative properties? Because we want to determine the molecular weight of unknown solutes. ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट का न्यूमेरिकल आ जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट कैसे करोगे? देखो फॉर्मूला तो यही देगा ना, PA नॉट माइनस PS, PA नॉट इज इक्वल टू XB था, XB का मतलब क्या हो गया? NB, NA प्लस NB हो गया। अब हमारे पास NB की वैल्यू क्या होती है? WB अपॉन MB। इसकी वैल्यू क्या है? WA अपॉन MA। इसकी वैल्यू क्या है? WB अपॉन MB। तो इसका मतलब जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो इस तरह से बन जाएगा आपके पास। तो क्योंकि इसमें अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट हम निकाल रहे हैं, अगर मेरे को बाकी सब चीजें पता हो तो MB की वैल्यू मैं अननोन होगी वो निकाल सकूंगा। तो इसकी कैलकुलेशन से अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लोगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे ये समझ गया? तो रिलेटिव लोअरिंग क्या था? ये उसका फॉर्मूला था। रिलेटिव लोअरिंग सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। तो रिलेटिव लोअरिंग से हमने, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से है तो इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दिया, तो ये चीज आप नोट कर चुके हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मेरा खुद लिया करो। तो मैं इसके आगे चल रहा हूं यहां पे कि इसकी ना एक डेफिनेशन या की एक डेरिवेशन और बन सकती है। देखो, अगर मैंने राउल्स लॉ का जो फॉर्मूला था वो क्या था मेरे पास, राउल्स लॉ का फॉर्मूला था Pa0 माइनस Ps डिवाइडेड बाय Pa0 इज इक्वल टू xp, यही था। इसको हमने क्या लिख दिया था, Nb Na प्लस Nb, ये मेरा फॉर्मूला नंबर 1 था ना, ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है मेरे पास। अब अगर हम इसको ऐसे करें, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन में डाइल्यूशन कर दें, पानी ज्यादा डाल दें, तो सॉल्यूट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स काफी कम कर दें, डाइल्यूट करोगे तो सॉल्वेंट बढ़ जाएगा, सॉल्यूट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब Na प्लस Nb में से Nb जो होगा वो तो निगलेक्ट हो जाएगा। ये अगर सपोज 1 है और ये 1000 है, तो हम 1 को निगलेक्ट कर देते हैं, तो इसकी जगह पे सिर्फ Na ही आ सकता है। तो अब ये फॉर्मूले में क्या मॉडिफिकेशन आई, Pa0 माइनस Ps डिवाइडेड बाय Pa0 इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na भी कर सकते थे। तो Nb क्या बन गया, Wb अपॉन Mb, Ma अपॉन Wa, तो दिस इज Pa0 माइनस Ps डिवाइडेड बाय Pa। तो इसका मतलब सेकेंड फॉर्मूला, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो मेरा फॉर्मूला यहां पे बन सकता है। तो यहां से देखो Mb की वैल्यू निकालनी है, ये क्या आ गया, ये सॉल्वेंट की बात हो रही है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अननोन की वैल्यू यहां से निकल सकती है। तो आपको अगर न्यूमेरिकल निकालना है तो फॉर्मूला नंबर 1 ये भी लगा लो और फॉर्मूला 2, दोनों में से किसी की वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा फर्क तो होगा क्योंकि हमने उसको निगलेक्ट किया हुआ है यहां पे Nb, ठीक है। अब ना एक चीज और बुक्स में क्या मिलती है कि अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, ये बताना पड़ेगा। अगर तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो ये फॉर्मूला था, इसका मतलब फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ये फॉर्मूला था, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये फॉर्मूला बन गया। बट हमें कैसे पता चला कि डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है? तो उसके लिए कैसी बात की जाए कि अगर परसेंटेज 5% से ज्यादा हो तो वो कंसंट्रेटेड है, 5% या उससे कम हो तो वो डाइल्यूट है। ये भी हम अपनी तरफ से अज्यूम करके बैठे हैं। तो सॉल्यूशन की परसेंटेज 5 से कम या 5 से ज्यादा है तो ये फॉर्मूला, कम है तो ये फॉर्मूला। बट कई बार नहीं पता चलता कि कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, तो उसके लिए एक थर्ड फॉर्मूला दिया गया राउल्स लॉ का। देखो, आपको एक फॉर्मूला कोई दिमाग में रख लो, वही लगा लो। आप इसी से न्यूमेरिकल कर सकते हो, इससे कर लो। कोई स्टूडेंट कहता है कि सर कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें तो आपको देखो ना एलसीएम लेना पड़ेगा, Wb अपॉन Mb, Wa अपॉन Ma, Wb अपॉन Mb, सारा कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाइड होगी। तो इसका आंसर इसके आंसर से थोड़ा सा फर्क तो होगा, 19 का फर्क होता है इसमें। तो मेरे को ये लगाना है, ये लगाना है, आपकी चॉइस है। ये सिंपल फॉर्मूला एक है, ये इसको थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया। बट राउल्स लॉ कहता है कि कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट आप अलग-अलग बोल रहे हो, तो क्यों ना हम एक ही फॉर्मूला दे दें जिसमें इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। तो राउल्स लॉ फॉर बोथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट,
डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो, किसी भी तरह के सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ ने एक और फॉर्मूला दे दिया। सिलेबस में आपकी इसकी डेरिवेशन नहीं आती, बट ये आपकी जस्ट फॉर योर नॉलेज है कि ये फॉर्मूला आया कहां से। हमें पता है कि ये फॉर्मूला इस तरह से बना हुआ है आपके पास। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ये चीज है आपके पास, है ना। अब इसका मतलब NB Na प्लस NB है, PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाय PA नॉट, ये बन गया ना। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन गया, PA नॉट माइनस PS Na प्लस NB डिवाइडेड बाय NB। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PA नॉट माइनस PS Na अपॉन NB, NB अपॉन NB, तो ये 1 हो गया, Na अपॉन NB प्लस 1, ये बना PA नॉट माइनस PS। अब इसको 1 को इधर ले जाऊं तो ये क्या बन गया, PA नॉट माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू Na अपॉन NB। अब इसका अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या बना, PA नॉट माइनस PS, PA नॉट माइनस PS इज इक्वल टू Na अपॉन NB। ब्रैकेट को खोलो तो इसका मतलब PA नॉट और PA नॉट कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये चीज बन गई। अगर आप इसको फिर से रेसिप्रोकल ले लो, अगर आप इससे फिर से रेसिप्रोकल लो तो क्या बना, PA नॉट माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू NB अपॉन Na। इसका मतलब WB अपॉन MB, MA अपॉन WA। इसका मतलब ध्यान से देखो कि फॉर्मूले में आपके पास क्या चेंज आया, WB अपॉन MB, MA अपॉन WA। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो फॉर्मूला नंबर 1 नीचे PA नॉट था और Na और NB दोनों थे। फॉर्मूला नंबर 2 नीचे PA नॉट है, बट यहां पे आपके पास NB अपॉन Na है, हमने NB को निगलेक्ट कर दिया। तीसरे फॉर्मूले में मैंने निगलेक्ट कुछ नहीं किया, फॉर्मूला अपने आप में ही NB अपॉन Na के फॉर्म में चला गया, मगर डिफरेंस क्या है, यहां पे नीचे PA नॉट था बट यहां पे नीचे PS आ गया। तो आपको जस्ट ये फॉर्मूला ही याद करना है, डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, इसकी डेरिवेशन नॉट रिक्वायर्ड। डेरिवेशन पेपर में आए तो इसी की करेंगे, बट ये एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला ना कई बुक्स में क्या है, न्यूमेरिकल आपका PS के साथ सॉल्व किया हुआ है और कईयों में न्यूमेरिकल PA नॉट के साथ सॉल्व किया हुआ। ऑफ कोर्स आंसर में तो फर्क आएगा थोड़ा सा, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसका आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा, तो हो सकता है कि उन्होंने फिर नीचे PS लगाया हो या PA नॉट लगाया हो। तो इसका मतलब अगर आपका आंसर सपोज बुक से मैच नहीं करता तो घबराओ मत, फॉर्मूला PA नॉट वाला होगा या PS वाला होगा, उससे आंसर थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा ही। गॉट इट? तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कंसंट्रेटेड के लिए, डाइल्यूट के लिए, ये कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट किसी के लिए भी, तो आप इस 3 तरह से न्यूमेरिकल्स निकाल सकते हो। ज्यादातर बुक्स में न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व हुआ है। टाइम कम हो तो आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर कंपटीशन में बैठे हो तो आप इसको भी अप्लाई कर लो, क्योंकि आपके पास बुक्स में इसके साथ कॉम्पिटिटिव बुक्स में आंसर मिल जाते हैं। क्लियर? तो रब कर रहा हूं इसको मैं। तो हमने अभी डिस्कस किया राउल्स लॉ को यूज करते हुए मैंने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करवा दिया। रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर एज ए क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी
अपने स्टडी कर लिया। अब देखो पता क्या बनता है एक चीज, ये भी कंपटीशन के लिए है, आपकी चॉइस है। इसको एक चीज मैं बता देता हूं, चलो थोड़ा सा आइडिया हो, 5-10 मिनट की चीज है ये, देख पर देखना कि एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन, आप सिर्फ ना लास्ट में फॉर्मूला मान के रखना, ऑफ रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। हम कह रहे हैं कि यार आपको रिलेटिव लोडिंग की वैल्यू बता दो तो मैं मॉलिक्यूलर रेट अनोसिड का बता दूंगा। मेरे को किसने कहा कि मॉलिक्यूलर रेट निकाल के दो सर इसका, तो मैंने रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू से ही इसको निकालना था। अब ये रिलेटिव लोडिंग की वैल्यू कैसे डिटरमिन करूंगा मैं? रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली मैं कैसे डिटरमिन करूंगा? तो इसको डिटरमिन करने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, वो मेथड से इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब मेरे को PA0 माइनस PS और PA0 इसकी वैल्यू चाहिए, तब जाके तो मैं अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाऊंगा। तो मैं ये चीज कैसे फाइंड आउट करूंगा एक्सपेरिमेंट करके, ये हम इसमें यहां पे डिटरमिन कर लेंगे। तो दिस इज Ostwald's and Walker ट्रांसपिरेशन एक्सपेरिमेंट, ट्रांसपिरेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो इस मेथड से हम रिलेटिव लोडिंग की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरह से, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा कंसीडर करना, ठीक है। तो ये आपने किस तरह से इन साइंटिस्ट ने इसका एक्सपेरिमेंट किया। अब देखो इसमें है क्या कि ये दो बल्ब्स, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, ये बल्ब्स हैं जिसमें प्योर सॉल्वेंट रखा हुआ है, पानी या कुछ भी प्योर सॉल्वेंट, और इन बल्ब्स में सॉल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारा कुछ टेम्परेचर कांस्टेंट पे चल रहा है। ठीक, अब आपने इस बल्ब्स में पहले क्या किया, आपने यहां पे ड्राई एयर पास कर दी। पहला स्टेप क्या किया, पहला स्टेप क्या है इसका, पहला स्टेप है ड्राई एयर इज पास्ड थ्रू solvent bulbs, dry air is passed through solvent bulbs, ये पहला पॉइंट है। ठीक है, फिर आपने क्या किया, चलो पहले किया हुआ क्या, जैसे ही ड्राई एयर इसमें से पास हुई, देखो इसका तो अपना प्रेशर है ना कुछ, इसका प्रेशर कितना है PA0, इसका प्रेशर कितना है PA0। जैसे इस एयर, ड्राई एयर का मतलब जिसमें कोई प्रेशर ना हो, जीरो प्रेशर, ये एयर यहां से पास कर रही है, नीचे वाली एयर थोड़ी सी सैचुरेटेड है, तो नेचुरली ये तो अपने वेपर्स ऊपर को देगी, तो ये वेपर्स जाएंगे ना इसके, तो जैसे ही ये प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स ऊपर जाएंगे तो इस एयर में कुछ प्रेशर आना शुरू हुआ, तो इसका मतलब सॉरी, दिस इज solution and this is, अरे बंद कर, अरे 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 क्या करता है यार,